नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह 7 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान इतिहास रचने के बहुत ज्यादा करीब है। आज चांद पर चंद्रयान 3 लैंड करेगा। चांद से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रयान 3 फिलहाल है। दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। शाम 6:04 का समय तय किया गया है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश होगी। लगातार इसरो भी चंद्रयान 3 पर इस मूवमेंट पर नजरें बनाए हुए है। चंद्रयान की गति और दिशा पर नजर है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला देश भारत पहला देश बन सकता है। चांद पर लैंड करने वाले चुनिंदा देशों में भारत का नाम सबसे आगे होगा अगर साउथ पोल पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 की हो जाती है। तो 6:04 का समय तय किया गया है। 6 बजे ये देखना होगा कि चंद्रयान 3 चांद पर किस तरह से लैंड करता है। साथ ही साथ अगर कोई समस्या आती है तो इसरो पहले ही बता चुका है, अगर कोई समस्या आती है तो 27 तारीख को लैंडिंग होगी। लेकिन आज पूरे देश की उम्मीदें चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बन सकता है। बड़ा मौका, ऐतिहासिक मौका भारत के पास है। अभी तक जो हम देखें, चंद्रयान 3 बहुत सफलतापूर्वक अपना सफर तय कर चुका है। महज कुछ चंद लम्हों के बाद भारत का नाम गौरवान्वित रूप से लिया जा सकेगा। और चंद्रयान की लाइव लैंडिंग दिखाई जाएगी। इस बारे में भी जानकारी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को लेकर अगर खास तौर पर बात करें तो स्कूलों में लैंडिंग दिखाई जानी है। चंद्रयान की लैंडिंग, चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग होगी सभी स्कूलों में, जिसका लाइव प्रसारण बच्चे देख सकेंगे। लोक शिक्षा संचालनालय ने आदेश जारी किए हैं। आपको ये भी बताएं कि जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है 23 अगस्त यानी कि आज शाम 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक विशेष सभा का आयोजन। लाइव स्ट्रीमिंग शिक्षा अधिकारियों को जिले के सभी स्कूलों में दिखाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जो विद्यार्थी 23 अगस्त को लाइव स्ट्रीमिंग ना देख पाए, उन्हें अगले दिन रिकॉर्डिंग दिखाने के निर्देश। रायपुर की बात करेंगे। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग का सीधा प्रसारण यहां पर भी देखने को मिलेगा। स्कूलों में छात्रों को सीधा प्रसारण दिखाया जाना है और प्रसारण दिखाने की व्यवस्था शाम 5:27 से शुरू हो जाएगी। स्कूलों में छात्र और शिक्षक प्रसारण देख सकेंगे। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक लाइव प्रसारण चंद्रयान 3 का स्कूलों में दिखाया जाना। 24 अगस्त को सुबह स्टूडेंट्स को रिकॉर्डिंग दिखाने के भी निर्देश हैं। अगर कोई बच्चा या अगर कोई शिक्षक नहीं पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाते हैं अगर बच्चे 23 अगस्त को, 24 अगस्त को इसकी रिकॉर्डिंग स्कूलों में दिखाई जानी है। और चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो चुका है। अब आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाएंगे खरगोन और भोपाल की। कुछ अलग अलग जगहों से कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं। लोग प्रार्थना करना शुरू कर चुके हैं। खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर की तस्वीरें आप देखिए। हवन पूजन अर्चन कर भगवान से सफल लैंडिंग की कामना कर रहे हैं लोग। और मिशन चंद्रयान की सफलता के लिए विशेष हवन पूजन खरगोन में महादेव से सफलता की कामना लगातार की जा रही है। भोपाल की भी तस्वीरें आप देखिए। भगवान का रुद्राभिषेक यहाँ पर किया गया है। 12 ब्राह्मणों ने भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया है। वैज्ञानिकों के साथ साथ आम लोग भी भगवान भोलेनाथ से विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग की कामना करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सना खान हत्याकांड से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया। कांग्रेस विधायक को समन जारी हो चुका है इस पूरे मामले को लेकर। नागपुर पुलिस का एमएलए संजय शर्मा को एक समन। आज नागपुर पुलिस के सामने संजय शर्मा को हाजिर होना होगा। आरोपियों की मदद करने का गंभीर आरोप इन पर लग रहा है। तेंदुखेड़ा से कांग्रेस के विधायक है संजय शर्मा। अक्सर बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन अब एक और नया केस जिसके लिए चर्चाओं में है, सना खान हत्याकांड, जिसके तार कहीं ना कहीं जुड़ते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये पूछताछ के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ एंगल संजय शर्मा की तरफ से इस पूरे मामले में रहा या नहीं रहा। आगे बढ़ते बात करेंगे अंबिकापुर जिले के, जहां सीएम भूपेश बघेल के कार्यक्रम से लौट रहे छात्र हादसे का शिकार हो जाता है। इसमें एक छात्र की जान चली गई, जबकि 4 छात्र घायल अवस्था में हैं, जिनमें से एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। इलाज के लिए उसे रायपुर रेफर करना पड़ा है। अंबिकापुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का युवा संवाद का कार्यक्रम था।
शामिल होने के बाद छात्र वापस लौट रहे थे और हादसे का शिकार हो गए। इसके बाद सरकार और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। कार्यक्रम में छात्रों को लाने ले जाने की जिम्मेदारी प्रशासन की तरफ से उठाई जा रही थी और उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हादसा कैसे हो गया। परिजन पर प्रशासन पर लापरवाही के आरोप है और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में ऐसी लापरवाही निश्चित तौर पर तमाम सवालों को जन्म देगी। भतीजा ज्ञानोदय, आज सीएम साहब का प्रवास कार्यक्रम था, भेंट मुलाकात कार्यक्रम था। उसमें प्रोग्राम का परफॉर्मेंस देने के लिए आज उनके कॉलेज की जो कार्यक्रम था उसमें परफॉर्मेंस देने के लिए आया हुआ था और वापसी में उसका रोड एक्सीडेंट हो गया। अब ट्रैफिक के कारण हुआ, किन्हीं भी कारण हुआ, ये हम लोग तो थे नहीं, हम लोग बता नहीं सकते। मगर फिर आप ये एक बार कल्पना करके देखिए कि सीएम साहब के कार्यक्रम में कोई बच्चे कॉलेज के परफॉर्म करने आते हैं और उनको ना कोई सुविधा मिली, ना कुछ, ना घर से लाने की कोई व्यवस्था है, ना ले जाने की व्यवस्था है। उनको इस प्रकार से छोड़ दिया गया है कि आप एक बार सोच के देखिए, 16-17 साल के बच्चे परफॉर्म करने आ रहे हैं, 18 साल के बच्चे। शासन को ये व्यवस्था तो करनी चाहिए कि अगर हमारे लिए कोई आ रहा है परफॉर्म करने के लिए, अगर सीएम साहब के लिए कोई आ रहा है परफॉर्म करने के लिए, उसको घर तक तो पहुँचवाएं। वो ये तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, मौलिक जिम्मेदारी है, मौलिक जिम्मेदारी है ये कि हम उनको उनके घर तक सुरक्षित पहुंचवाएं। आज जो मेरा अभी भतीजा है रायपुर रेफर कर दिया गया यहाँ से, अब वो रायपुर में अगर उसकी इलाज ठीक से नहीं हो पाती है तो मेरा तो पूरा नुकसान है। सीएम साहब का क्या गया? उनका कुछ नहीं गया, उनका कुछ नहीं जा रहा है। मगर एक परिवार का एक जवान बेटा, 18 साल का बच्चा, वो जा रहा है, उसका अभी एकदम क्रिटिकल सिचुएशन है। हम लोगों को गंभीरता से इस विषय पर सोचना पड़ेगा कि शासन प्रशासन जनता की मदद करने के लिए है या फिर अपने लिए घूम रहा है। हमको ये सोचना है कि हम किसको वोट देते हैं, क्यों वोट देते हैं, शासन को क्यों लाते हैं कि वो हमको सुविधा दे, हमारे बच्चों को सुविधा दे, ना कि सिर्फ परफॉर्म कराए और यतीम की तरह छोड़ दे। आप ये सोच के देखिए कि उसको उसके सहपाठी मित्र जो एक्सीडेंट हुआ, जो वहाँ पर देखे, वो उठा के लाए हैं यहाँ तक, एक भी प्रशासनिक व्यक्ति नहीं, ठीक है, उनके क्लास के मित्र लेके आए हैं उनको। एक बार आप कल्पना करके देखिए, 16, 17, 18 साल के बच्चे उस रोड में स्थिति में, एक बच्चा तो गुजर चुका है, मेरा भतीजा भी सीरियस है। एक बार आप कल्पना करके देखिए उस माता पे क्या बीत रही होगी जिसका बेटा गुजर गया है, और उस माता अंदर जो है उस पे क्या बीत रही होगी जिसका बेटा भी रायपुर रेफर कर दिया गया है, क्रिटिकल है, वेंटिलेटर पर है। कहाँ पर घटना हुई थी, कितने लोग थे और क्या हुआ था, क्या सूचना मिला आपको? मुझे जो जानकारी मिली है मैं उसके आधार पर ही बता पाऊंगा। अजब नगर से आगे कालीघाट से पहले इनका एक्सीडेंट हुआ है। मेरा भतीजा स्कूटी में था और एक और बाइक बहुत रफ्तार में आ रही थी और सीधा सीधा मारी है। कितने लोग खत्म हुए? अब तक जो मेरे भतीजे के साथ था वो लड़का तो ख़त्म हो चुका है और मेरा बहुत सीरियस है भतीजा भी, और 2 बच्चों का और है, उनका भी एक्सीडेंट हुआ है। उनकी सिचुएशन क्या है मुझे, मैं एकदम 100% श्योर होकर नहीं बता सकता अभी आपको। ये सरकारी कॉलेज के हैं सारे, ये अंबिकापुर के राजीव गांधी पीजी कॉलेज के पास का जो है। और अंबिकापुर में युवा संवाद से आए छात्रों की सड़क दुर्घटना में मौत पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने मृतक छात्रों और आईसीयू में भर्ती घायल छात्रों को उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है और 2 घायलों के समुचित इलाज के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया है। 1-1 लाख की सहायता राशि उन्हें भी दी जाएगी। अंबिकापुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवा संवाद किया और इस दौरान एक तरफ उन्होंने दावा किया कि युवा सरकार से खुश हैं और दूसरी तरफ बीजेपी ने युवा संवाद पर तंज कसा है। इसी बीच आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ा रही है। विधानसभा चुनाव में जीत के लिए जोर लगा रहे सीएम भूपेश बघेल ने अंबिकापुर में युवा संवाद किया और दावा किया कि प्रदेश का युवा सरकार के कामकाज से खुश है। एक तरफ सीएम भूपेश बघेल युवा संवाद कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर बवाल किया। साथ ही बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने भी तंज कसा। छत्तीसगढ़ का और सरगुजा का युवा पूछता है कि 2500 रुपए 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात उन्होंने कही थी। उसके हिसाब से 5 साल में 15,000 करोड़ बांटना था, लेकिन बजट का प्रावधान किया है मात्र 250 करोड़ का। ये कैसा नाइंसाफी है। सरगुजा और छत्तीसगढ़ का युवा पूछता है कि पीएससी को, व्यापम को, एसआई भर्ती को, रोजगार को, सबको माफिया राज क्यों स्थापित कर दिया। बीजेपी के वार पर कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया गया है। पार्टी प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि पहले बीजेपी अपने गिरेबान में झांके। जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य की चिंता करते हुए मुख्यमंत्री जी युवाओं से संवाद कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनके भविष्य और उनके सपनों को लेकर कहीं न कहीं राह प्रशस्त करने की बात कर रहे हैं।
बीजेपी कांग्रेस में जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच आप की भी एंट्री हुई और उसने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूरी छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है कि इन्होंने जितने भी वादे किए सब के सब केवल इनके जो धोखा पत्र है उस वहीं तक सीमित रह गया। इनका घोषणा पत्र होता नहीं, धोखा पत्र होता है पहले। कुल मिलाकर तमाम योजनाओं, अभियान और रणनीति के जरिए जीत की जुगत भिड़ा रही सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को कड़ी चुनौती मिल रही है। पहले मुख्य मुकाबला बीजेपी से था, अब आप पार्टी भी नई चुनौती पेश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और छत्तीसगढ़ में जारी चुनावी गहमा गहमी के बीच धर्मांतरण को लेकर भी राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। बीजेपी लगातार सत्ताधारी पार्टी पर धर्मांतरण को संरक्षण देने के आरोप लगा रही है और इसी बीच इस महासंग्राम में नक्सलियों की एंट्री हुई है। धर्मांतरण को लेकर कांकेर में मचा बवाल राजधानी रायपुर तक पहुंच गया है, जहां सियासी गलियारे में वार पलटवार का सिलसिला जारी है, जिसमें नक्सलियों की भी एंट्री हो गई है। धर्मांतरण को लेकर कांकेर में हुए प्रदर्शन में पूर्व बीजेपी विधायक भोजराज नाग शामिल हुए थे, जिसको लेकर नक्सलियों ने उन्हें धमकी दी है। ये तो मेरे को षड्यंत्र लगता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सरकार के द्वारा जो जेड श्रेणी का सुरक्षा मेरे को दिया गया था, सुरक्षा हटा करके कैटेगरी कम किया गया है और अचानक इस प्रकार का जो धमकी वाला जो पत्र जारी हो रहा है, कहीं न कहीं षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। भोजराज को मिली धमकी और धर्मांतरण को लेकर ग्रामीणों के आक्रोश के बीच बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है। धर्मलाल कौशिक ने बघेल सरकार पर धर्मांतरण को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की सरकार यहाँ पर है और कांग्रेस की सरकार के संरक्षण में ये सारे कार्य हो रहे हैं। लोग बहुत करीब से देख रहे हैं। अभी नारायणपुर में कुछ दिन पहले आपने जो घटना, एक बड़ी घटना देखी है, जसपुर की जो घटना हुई है, तो इस प्रकार की यदि करते रहेंगे, सरकार करेगी तो निश्चित रूप से इसकी क्रिया पे प्रतिक्रिया होगी। उधर बीजेपी के आरोप को कांग्रेस चुनावी स्टंट बता रही है। कांग्रेस भले ही इसे चुनावी स्टंट बता रही हो, लेकिन धर्मांतरण को लेकर विश्व हिंदू परिषद भी बिफर पड़ा है और बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। जब तनाव होता है तो वो उनके साथ खड़ी होती है। इसलिए मैं मानूंगा कि भूपेश बघेल साहब की सरकार अवैध धर्मांतरण के लिए लापरवाह और गैर जिम्मेवार है। कुल मिलाकर चुनावी साल और धर्मांतरण पर बवाल सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने रायपुर दक्षिण और रायपुर उत्तर विधानसभा के लिए दावेदारी पेश की है। न्यूज़ 18 से बातचीत में एजाज ढेबर ने बताया कि उन्होंने उत्तर विधानसभा से भी दावेदारी पेश की है, लेकिन उनका फोकस दक्षिण विधानसभा पर ज्यादा है। हमारे साथ हैं रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर, जिन्होंने राजधानी रायपुर के 2 सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी पेश की है। तो चलिए सीधे बात करते हैं। तो आपने रायपुर दक्षिण और रायपुर उत्तर विधानसभा से दावेदारी पेश की है, तो 2 सीटों से ही दावेदारी क्यों पेश की? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं एक्चुअल में रायपुर दक्षिण से मैंने वो की है, मगर क्योंकि उत्तर भी मेरा वार्ड आता है इसलिए मैंने उत्तर में भी दिया है, मगर जो मेरी पूरी तैयारी है वो रायपुर दक्षिण में है, क्योंकि उत्तर में मेरा आधा वार्ड आता है, इसलिए मैंने उत्तर से भी की है। मगर जो तैयारी की बात है वो मैं रायपुर दक्षिण से पूरी तैयारी मैंने अपनी करके रखी। हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि होता है, संगठन जैसा बोलेगा वैसा वो करेंगे। हमने संगठन के माध्यम से अपना आवेदन दिया है। संगठन बोलेगा चुनाव लड़ना है चुनाव लड़ेंगे, वो बोलेगा चुनाव लड़वाना है तो चुनाव लड़वाएंगे। रायपुर दक्षिण से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कद्दावर नेता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ना आपके लिए बड़ी चुनौती होगी? देखिए, कद्दावर नेता वो भारतीय जनता पार्टी के लिए होंगे। रायपुर के लिए या रायपुर की जनता के लिए अगर कोई विकास की बात करेंगे, आप लोग हम लोग दुनिया भर की सब बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। रायपुर दक्षिण में ऐसा एक विकास बताओ जिसको आदरणीय हम दिखा सकते हैं कि रायपुर दक्षिण में आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने किया है। एक विकास देखिए, नाली, रोड, पानी, सड़क, ये वो मैं बता सकता हूँ। मैं बूढ़ा तालाब बनवाया हूँ, मैं बता सकता हूँ मैं बूढ़ा तालाब बनाया हूँ, मैं बता सकता हूँ मैं टूरी हटरी बनाया हूँ, मैं बता सकता हूँ मैंने वहाँ मंदिरों का उन्नयन करवाया। ऐसा कोई भी ठोस काम माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी नहीं बता सकते।
हाँ, ये है कि 2-3 महीने में वो कोटला लेके निकलते हैं, वो जो उनका मैनेजमेंट होता है वो इस बार नहीं चलेगा। जनता उनको आप देखिएगा, जनता उनको अच्छा मुंह चखाएगी और आप देखिएगा, समय है अभी चुनाव को, तो अब ध्यान दो। रायपुर उत्तर से वर्तमान विधायक कुलदीप जुनेजा ने अभी तक दावेदारी पेश नहीं की है, तो क्या लगता है आपको वो चुनाव से पीछे हट रहे हैं? नहीं, उन्होंने दावेदारी प्रस्तुत कर दी है, कल दावेदारी प्रस्तुत कर दिया और हम भी आदरणीय कुलदीप जुनेजा जी के साथ ही हैं। हम कुलदीप जुनेजा जी की होनी है, कुलदीप जुनेजा जी को टिकट मिलेगी, हम पूरा उनका चुनाव में काम करेंगे। और कुलदीप जुनेजा जी ने अपने नाम न वापसी लिया और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने फॉर्म नहीं भरा, कल उन्होंने फॉर्म भर दिया है और सबसे प्रबल दावेदार वही हैं। और मुझे लगता है टिकट उन्हीं को मिलेगी और सब हम उनका चुनाव में काम करेंगे। तो महापौर एजाज ढेबर ने रायपुर उत्तर और रायपुर दक्षिण से विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी पेश की है और अब आगे ये देखने वाली बात होगी कि 2 विधानसभा से दावेदारी पेश करने के बाद कौन सी सीट से उनको जो है टिकट मिलती है। कैमरामैन